जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं डेली की तरह एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके जीएस और हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, एसएससी जीडी 2024 के लिए 26,000 पदों पर वैकेंसी निकल चुकी है और काफ़ी सारे बच्चों ने फॉर्म भी भर दिया है, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी के लिए डेली सुबह 8 बजे अपने चैनल पर मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं, जिसमें दोस्तों हम एसएससी जीडी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं ये सभी दोस्तों एसएससी जीडी सिलेबस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एसएससी जीडी में देखने को कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चैनल पर आती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम टॉप 40 क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि 40 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चनों को राइट कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली थी? घोड़े की अस्थियां, देखिए यदि हिस्ट्री पूछता है एग्जाम में तो सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और उसके बाद दिल्ली सल्तनत काल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से कवर करके जाना ही जाना है। यदि मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है एक बार जल्दी से आप सभी को बताना है। आपके ऑप्शन है कालीबंगा, सुरकोटड़ा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिली थी? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, सुरकोटड़ा से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की अस्थियां मिली थी। अब थोड़ी सी मैं इसमें जानकारी आपको बता देता हूँ, जो भी चीज़ें आपको याद ना हो वो नोट जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, यदि मैं बात करूँ सुरकोटड़ा की, तो सुरकोटड़ा है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर से याद कर लेना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं सुरकोटड़ा का प्राचीन नाम क्या था? कोटड़ा टिब्बा था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों घोड़े की अस्थियां पूछी जाती हैं, सुरकोटड़ा आपका राइट आंसर हो जाता है। अब कालीबंगा, कालीबंगा याद रख लीजिएगा। कालीबंगा है कहाँ पर? राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में है। अब कालीबंगा से पूछे क्या जाते हैं? आपसे पूछेगा जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। जली चूड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। और मिट्टी के बर्तन बनाने के पात्र कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। ये तीनों चीज़ें आपको एग्जाम में जरूर से देखने को मिल सकती हैं, याद कर लीजिएगा कालीबंगा से रिलेटेड। ठीक है, अब लोथल की बात करूं, लोथल कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है लोथल भी। और यदि मैं बात करूं लोथल क्यों पूछा जाता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह होने के नाते दोस्तों इसको एग्जाम में देखने को मिल जाता है ये। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? लोथल में था। ठीक है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। कहाँ पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रख लीजिएगा मृतकों का टीला। क्या दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, जो एग्जाम में पूछा जाता है। यदि मैं बात करूं मोहनजोदड़ो का सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, तो याद रख लीजिएगा विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से और क्या प्राप्त हुआ था? विशाल स्नानागार। क्या प्राप्त हुआ था? विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, क्या दोस्तों कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ये चीज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, एक चीज़ और एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो याद रख लीजिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर लोथल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। और एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा किसे कहा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा आपको मोहनजोदड़ो को सही करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको जरूर से नोट डाउन कर लेनी है। ऑप्शन के साथ दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी कवर करा दूंगा, बस हर वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखा करिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? यजुर्वेद का कौन सा उपवेद है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऋग्वेद का कौन सा है, तो ऋग्वेद का है दोस्तों आयुर्वेद। नोट कर लीजिएगा, ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद है। यदि मैं बात करूं यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद का दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाता है। क्या दोस्तों? यजुर्वेद का धनुर्वेद है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेद किसका मैंने बताया? ऋग्वेद का बताया। ठीक है, गंधर्व वेद किसका है दोस्तों? सामवेद का। क्या दोस्तों? सामवेद का। और यदि शिल्प वेद की बात करूं तो लास्ट आपका बच जाता है अथर्ववेद, जिसे अथर्वा ऋषि ने लिखा था। इसका दोस्तों उपवेद क्या है? शिल्प वेद है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यह अब जो वेद पूछे गए थे, जैसे ऋग्वेद मैंने बताया, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? याद रख लीजिएगा, ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद कौन सा है दोस्तों? अथर्ववेद सबसे नया वेद है। जादू, टोना, टोटका, ये सब चीज़ें दोस्तों अथर्ववेद में देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ऋग्वेद की दोस्तों मंडल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, मंडल कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल देवता सूर्य के लिए समर्पित है, जिसमें गायत्री मंत्र की बात की गई है। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूछा जाता है, देवता सोम के लिए समर्पित किया गया है। और ऋग्वेद का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 7वां मंडल अब पूछा जा रहा है एग्जाम में, जो दोस्तों किसके लिए है? 10 राज्य यज्ञ के लिए है। ये चीज़ जरूर से आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा निकास बेसिन किस नदी का है? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी बताते चलना है, ताकि आपको पता चल सके कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है और कितने क्वेश्चनों तक आप मैक्सिमम पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं दक्षिण भारत में सबसे ऊंचा निकास बेसिन किस नदी का है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी दोस्तों, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का सबसे ऊंचा निकास बेसिन है, जरूर से याद रखिएगा। अब कृष्णा नदी का नाम आया है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां आपको जरूर से याद कर लेना है। यदि मैं सहायक नदियों की बात करूं तो घाट प्रभा, नोट डाउन कर लीजिएगा, घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा, और दोस्तों कोयना, पंचगंगा, पंचगंगा, और दोस्तों भीमा, भीमा, मूशी, ये सारी क्या है दोस्तों? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें दोस्तों घाट प्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, कोयना, भीमा, मूसी, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो जरूर से आपको याद रख लेना है सहायक नदियां। यदि मैं बात करूं अब कृष्णा नदी की, तो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा नदी। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सी है? गोदावरी नदी है, और दूसरे नंबर पर कृष्णा नदी आती है दक्षिण भारत के रूप में। तो जरूर से ये चीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किस शासक ने गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया था? गिरनार में, गिरनार का नाम आते ही आपको याद रख लेना है, ये तीनों नाम आपको गिरनार झील में देखने को मिल सकता है। यदि मैं बात करूं कि एक झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ऑप्शन दोस्तों आपका डी राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करवाया था? गिरनार में एक झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब उसी झील से नहर किसने निकलवाई थी? तो अशोक ने उसी झील से एक नहर निकलवाई थी। और इस झील की मरम्मत की बात करूं तो रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि झील के मरम्मत की बात करी जाए तो रुद्रदामन राइट हो जाएगा, नहर की बात की जाए तो अशोक आपका राइट हो जाएगा, और झील के निर्माण की बात करी जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आया है, तो याद रख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। 322 ईसा पूर्व में दोस्तों ये मगध की गद्दी पर बैठा था। इसने किसको हराया था? तो याद रखिएगा, नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसका नाम था घनानंद। घनानंद को हराकर इसने मगध की गद्दी प्राप्त की थी। और हराने में इसकी मदद किसने की थी? तो चाणक्य ने।
चाणक्य ने इसकी मदद की थी और चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रहना चाहिए। चाणक्य बाद में इसका प्रधानमंत्री बन गया था जब इसने इसको हरवा दिया था घनानंद को, ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं चाणक्य के बारे में और चीज़ें बता दूं, लेकिन उससे पहले आपको विष्णुगुप्त यानी चाणक्य की एक पुस्तक याद रख लेनी है, अर्थशास्त्र। क्या दोस्तों, अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है दोस्तों, चाणक्य की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें दोस्तों इसने चंद्रगुप्त मौर्य के जो सिंहासन था मौर्य वंश के बारे में बताया है, ठीक है। राजनीति कैसे की जाती है ये आपको अर्थशास्त्र में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करूं तो इसके दरबार में एक व्यक्ति आया था, याद रख लीजिएगा, जिसका नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, याद रखिएगा, जिसमें दोस्तों इसने मौर्य वंश के शासन के बारे में बताया है। इंडिका में एग्जाम में पूछा जाता है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था, ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि भारत का पहला राजदूत कौन था, तो भारत का पहला राजदूत ही दोस्तों मेगस्थनीज था। और ये किसका राजदूत था ये भी आपको याद रख लेना है, नाम सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का दोस्तों यह राजदूत था जो इसके दरबार में आया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर का भी युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था और उसके बाद जब ये सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हारा तो इसने अपनी बेटी कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, तो याद रख लीजिएगा जैन धर्म का दोस्तों यह अनुयायी था। और जैन धर्म की शिक्षा इसने गुरु भद्रबाहु से ली थी। किससे ली थी, गुरु भद्रबाहु से ली थी, ये भी आपको याद रख लेना है। यदि मृत्यु की बात करूं तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी, श्रवण बेलगोला में। कहाँ पर दोस्तों, श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला है कहाँ पर, तो श्रवण बेलगोला आपका कर्नाटक में पड़ जाता है। वहीं पर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने सल्लेखन पद्धति के द्वारा अपने देह का त्याग किया था। ये चीज़ भी आप जरूर से याद रखना, ठीक है। उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो मगध की गद्दी पर इसके बाद इसका बेटा बैठा था जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार गद्दी पर बैठा था और बिंदुसार को दोस्तों अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार का ही बेटा कौन था, अशोक था, जो बिंदुसार के बाद गद्दी पर बैठा था, ठीक है। अशोक की बात हुई है तो अशोक के बारे में भी मैं आपको बता दूं, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो एग्जाम में पूछा जाता है। और इसी युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने क्या किया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म अपना लिया था। ये भी चीज़ आपको नोट डाउन करके रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं सभी मैं कवर कराता चलूँगा, बस आपको नोट करते चलना है। और यदि आप कहेंगे तो नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। डेली की वीडियो की जो लिंक होती है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से जुड़ जाइएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होने चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, तो याद रखिएगा वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत होने चाहिए, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाता है, 33% वन दोस्तों होने चाहिए। लेकिन यदि मैं बात करूं कि 2019 में एक रिपोर्ट आई थी वन नीति की, कितने में, 2019 में, जिसमें दोस्तों इसने बताया था कि भारत में कितना है, 24.56% वन है और होने कितने चाहिए थे, 33%। याद रखिएगा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार कितने वन हैं, 24.56%। एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। यदि मैं बात करूं वन नीति आया कब था, तो सन 1988 में यानी 1988 ईस्वी में वन नीति लाई गई थी, जिसके तहत दोस्तों ये सारी बातें मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज़्यादातर आपको याद रहना चाहिए। यदि मैं बात करूं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, कई बार बच्चे इसका आंसर 1927 यानी 1927 लगा के आते हैं, लेकिन याद रखिएगा साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बना था।
क्या था? साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में बना था सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, इसीलिए दोस्तों इसे साइमन कमीशन बताया गया था, नाम इसका साइमन कमीशन रखा गया था। लेकिन यह भारत कब आया था? तो भारत ये 1 साल बाद आया था, सन 1928 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका पुरजोर विरोध किया गया था। क्यों विरोध किया गया था? क्योंकि इसमें सभी जो अध्यक्ष थे, सभी जो सदस्य थे वे अंग्रेज थे, किसी भी भारतीय को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया था, इसलिए इसका पुरजोर विरोध किया जाने लगा था। और इसी विरोध के तहत दोस्तों लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी, क्योंकि जब इसका विरोध किया जा रहा था, आंदोलन हो गया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया था? लाठी चार्ज करवा दी थी, और लाठी चार्ज के कारण दोस्तों लाला लाजपत राय को ज़्यादा चोटें लग गई थी और उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको जरूर से याद रख लेनी है साइमन कमीशन की। यदि मैं बात करूं ऑप्शन की 1942 में क्या हुआ था, तो आपको पता होगा क्रिप्स मिशन लाया गया था सन 1942 में। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन, जिसे क्या कहा था गांधी जी ने? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किस मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। 1942 क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, यदि मैं बात करूं 1946 की, तो 23 मार्च, याद रखिएगा 23 मार्च 1946 में क्या आया था? कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन क्यों लाया गया था भारत में? तो भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण करना ही कैबिनेट मिशन का लक्ष्य था, और इसीलिए दोस्तों यह कैबिनेट मिशन भारत आया था। ठीक है, 23 मार्च 1946 में यह भारत आया था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अब ऑप्शन डी 1940 के बारे में बता देता हूं, अगस्त प्रस्ताव। याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव भी दोस्तों 1940 में लाया गया था। ये सारी चीज़ें क्यों आ रही थी भारत में? ये इसलिए आ रही थी क्योंकि भारत के जो व्यक्ति थे वे सभी लोग अंग्रेजों की चाल को समझ गए थे, और वो सभी चाहते थे कि भारत को चलाने के लिए भारत का संविधान होना चाहिए। इसलिए दोस्तों अंग्रेजों का विरोध किया जाने लगा था, और ये सारी चीज़ें इसीलिए भारत में धीरे धीरे आ रही थी। और तब जब लास्ट में 1946 में कैबिनेट मिशन आया, तब इसने संविधान सभा का निर्माण किया, और उस संविधान सभा ने क्या किया? भारत के लिए संविधान बनाया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है एक लाइन से कि क्या क्या चीज़ें हुई थी भारत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? आप सभी जानते हैं कि विश्व में भारत का संविधान सबसे बड़ा है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विश्व में किस देश का संविधान सबसे छोटा है? तो सबसे छोटा मोनाको। क्या है दोस्तों? सबसे छोटा मोनाको है। कई बार आपको कई पुस्तकों में ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अगर ऑप्शन में आपको मिलता है, मोनाको नहीं मिलता है, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ आपको जाना है। लेकिन मोनाको देखने को मिल जाए तो मोनाको के साथ आपको जाना है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि किस देश का संविधान सबसे पुराना है, तो इराक आपका राइट हो जाएगा। इराक का संविधान सबसे पुराना है। सबसे नया किसका है? नेपाल का सबसे नया संविधान है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्वेश्चन के साथ मैं सभी नोट कराता चल रहा हूँ, नोट जरूर से करते चलिएगा, और साथ ही साथ आप याद भी करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया था? रबड़ का पौधा संशोधित रूप से किस राज्य में लगाया गया था? कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि मैं बात करूं तो किस राज्य में लगाया गया था, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है, केरल में। किस राज्य में लगाया गया था? केरल में लगाया गया था आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा। ठीक है, यदि मैं बात करूं कि रबड़ के पौधे से पहले ऐसा कौन सा पौधा था जो दुनिया में पहली बार संशोधित रूप में लगाया गया था, तो कपास का पौधा लगाया गया था, और यह भी दोस्तों भारत में ही लगाया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, कहाँ पर लगाया गया था? भारत में ही लगाया गया था। अब मैं रबड़ की बात आई है तो याद रख लेना है कि विश्व में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन आपको याद रख लेना है, थाईलैंड में। कहाँ पर? थाईलैंड में सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। ठीक है, ऑप्शन में आपसे पूछ ले, क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि रबड़ का जो रबड़ बोर्ड है वो है कहाँ पर, तो याद रख लीजिएगा कोट्टायम। क्या दोस्तों? कोट्टायम केरल। कहाँ पर है? कोट्टायम केरल में रबड़ बोर्ड है, ये भी आपको नोट कर लेना है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत और पाक के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों शिमला समझौता 1972 में हुआ था और इसी के तहत दोस्तों बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। किसको? बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, निम्न में से चांगला दर्रा कहाँ पर है? चांगला दर्रा, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो याद रख लीजिएगा, चांगला दर्रा दोस्तों लद्दाख में है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। यदि मैं बात करूं यहाँ पर लद्दाख का और कौन सा दर्रा आपको याद रख लेना है, चांगला के साथ दोस्तों काराकोरम दर्रा भी आपको याद रख लेना है। कहाँ का है दोस्तों? यह लद्दाख का है। सिक्किम के कौन कौन से दर्रे पूछे जाते हैं? तो सिक्किम के दर्रे आपको याद रख लेने हैं, दो दर्रे, नाथुला और जेलेपला। कौन सा दोस्तों? नाथुला और जेलेपला दर्रा आपको याद रख लेना है सिक्किम का। यदि मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड के तीन याद रख लेने हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। ये तीन दर्रे दोस्तों आपको उत्तराखंड के याद रख लेने हैं। मणिपुर की बात करूँ तो मणिपुर का एक दर्रा याद रख लीजिएगा, तुजू दर्रा, जो एग्जाम में देखने को मिलता है। सब नोट करते चलिएगा, यदि दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सम्राट अशोक के दरबार में कौन आया था? तो देखिए, सम्राट अशोक के दरबार में ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, डायनीशियस आया था। ठीक है, अब यहाँ पर हिंशांग आया है, तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, हर्षवर्धन के दरबार में हिंशांग आया था। इबन बतूता कौन था? इबन बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ आया था, महमूद गजनवी के साथ आया था। एक नाम और एग्जाम में देखने को मिल जाता है, वो नाम है डाइमेकस का। एग्जाम में पूछा जाएगा डाइमेकस किसके दरबार में आया था? तो ये दोस्तों बिंदुसार के दरबार में आया था, इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था। सारी चीज़ें मैं कवर करा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर मध्य मंडल? हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, एसएससी जीडी की डेली दोस्तों अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट देखने के लिए। चलिए बताइए, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, हवाई जहाज ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में? समताप मंडल में। अब समताप मंडल का नाम आया तो आपको ओजोन परत जरूर से याद रहनी चाहिए। समताप मंडल में ही है दोस्तों ओजोन परत, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की बात करूँ तो क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसमी घटनाएं होती हैं। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में। आयन मंडल की बात करूँ तो आयन मंडल में दोस्तों रेडियो तरंगे परिवर्तित होती हैं। एग्जाम में पूछेगा कि रेडियो तरंगे किस मंडल में परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल में। यदि मध्य मंडल की बात करूँ तो एग्जाम में पूछा जाता है मध्य मंडल से रिलेटेड उल्का पिंड के बारे में, कि उल्का पिंड जलकर किस में राख होते हैं? तो मध्य मंडल में होते हैं। ठीक है, अब बहिर्मंडल एक रह गया है, तो आपको याद रख लेना है, बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह जो हमारे पृथ्वी से उपग्रह भेजे जाते हैं वे सभी किस में होते हैं? बहिर्मंडल में होते हैं। जरूर से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में हुए G20 सम्मेलन का शेरपा कौन था? अभी आपको पता होगा G20 शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है, इसके शेरपा कौन थे? जरूर से बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी मतलब क्या थे? G20 शिखर सम्मेलन के शेरपा थे। और ये हुआ कहाँ था सम्मेलन? भारत में हुआ था, नई दिल्ली में। आप सभी को पता होगा। और अध्यक्षता किसने की थी इसकी? नरेंद्र मोदी ने की थी, प्रधानमंत्री ने। और इसका दोस्तों एक आदर्श वाक्य था जो वसुधैव कुटुंबकम। क्या था दोस्तों? वसुधैव कुटुंबकम था। ये भी चीज़ आपको याद रख लेना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सारी चीज़ें नोट जरूर से करके चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस राज्य के वाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को GI टैग मिला है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है शास्त्रीय नरसिंहपेट्टई नागस्वरम, जिसे दोस्तों GI टैग दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है? सरहुल, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए केरल का आप सभी को पता होगा, केरल का क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए। केरल का आपका हो जाएगा कथकली, कथकली मोहिनीअट्टम, ये दो दोस्तों किसके हैं? केरल के हैं। तमिलनाडु की बात करूँ तो भरतनाट्यम, क्या है दोस्तों? भरतनाट्यम। और सरहुल किसका है? झारखंड का। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। यदि मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का क्या है दोस्तों? कथक है, जो एक शास्त्रीय नृत्य है, एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रीमद शंकर देव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? श्रीमद शंकर देव, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्रीमद शंकर देव का संबंध सत्रिया से है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और सत्रिया क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का दोस्तों? असम का। कहाँ का है? असम का है, जरूर से नोट कर लीजिएगा। कथकली मैं बता चुका हूँ कहाँ का है, केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से मरखा घाटी कहाँ पर है? आशा करता हूँ सभी चीज़ें आप नोट जरूर से करते चल रहे होंगे। मरखा घाटी कहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो याद रखिएगा दोस्तों, मरखा घाटी है कहाँ पर? लद्दाख में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, मरखा के साथ आपको नुब्रा और सुरू, ये दो घाटी और याद रख लेनी है, जो कहाँ की हैं? लद्दाख की हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, पंचामृत योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई थी और क्यों की गई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। यदि मैं बात करूं पंचामृत योजना की, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पंचामृत योजना की शुरुआत की गई थी। और क्या चीज़ है दोस्तों पंचामृत योजना? तो उत्तर प्रदेश के जो किसान भाई हैं, उनकी गन्ना की पैदावार को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना को लाया गया था। किसके लिए? गन्ना की पैदावार बढ़ाने के लिए, ये भी आपको याद रख लेना है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि गन्ना की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो पंचामृत योजना, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? लाख बख्श, लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला। और ऑप्शन आप सभी को पता होगा, राइट हो जाता है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और संस्थापक भी था, जिसने दोस्तों कब की था, ये आपको बताना है कि इसने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कब की थी। जल्दी से बताइए। यदि मैं बात करूं कि गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत काल की यहीं से शुरुआत हुई थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी, और लाखों का दान करने वाला था, इसीलिए लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आज के जीके का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर आप सभी को दोस्तों कमेंट करके बताना है। आज के लिए दोस्तों ये HW है। ठीक है, चलिए अब मैं हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें दोस्तों हम हिंदी की भी प्रिपरेशन करेंगे। आपको पता चल जाएगा कि हिंदी की प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिस है हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ताकि सभी चीज़ें हम कम टाइम में कवर कर सकें। ठीक है, चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहां पर आपको बताना है कि शताब्दी कौन सी वर्तनी में शुद्ध लिखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शताब्दी के लिए ऑप्शन आपका सी राइट हो जाता है। ऑप्शन सी दोस्तों याद रखिएगा, शताब्दी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर भी आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। नक्षत्र कौन सी वर्तनी में शुद्ध लिखा गया है? कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो नक्षत्र के लिए दोस्तों आपका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? देखिए, आंसू के बहुवचन की बात करूँ, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुवचन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, आंसू हो गया, हाँ, प्राण हो गया, आत्मा हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं दोस्तों? बहुवचन में यूज किए जाते हैं। और एक आदरणीय वाक्य, जैसे मैं बात करूँ पिताजी की, तो पिताजी आ रहा है, ऐसा नहीं यूज होगा। आदरणीय वाक्यों को हमेशा बहुवचन में यूज किया जाता है। यदि मैं बात करूँ पिताजी की, तो पिताजी आ रहे हैं, पिताजी खा रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है? बहुवचन के रूप में यूज हो रहा है। तो जितने भी आदरणीय वाक्य होते हैं वे सभी बहुवचन में यूज होते हैं, और आंसू भी बहुवचन में यूज होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है बाल का स्त्रीलिंग। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 25 अंधकार का पर्यायवाची शब्द। अंधकार का पर्यायवाची शब्द, तो याद रखिएगा अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तिमिर। जरूर से नोट करते चलिएगा। हिंदी के कितने क्वेश्चन आप राइट कर पा रहे हैं कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 है निधन का पर्यायवाची शब्द क्या है। दिवावसान, देहावसान, देहांतर या फिर आमरण। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, निधन। निधन यानी किसी की मृत्यु हो जाना, तो किसी की मृत्यु के लिए शब्द यूज करते हैं हम लोग देहावसान। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 है निम्न में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए हनुमान का पवन सुत भी है, अंजनी पुत्र भी है, मारुति भी है, लेकिन क्या नहीं है, विनायक। विनायक किसका है दोस्तों, गणेश जी का। आपको याद होगा गणेश जी का पर्यायवाची क्या है, विनायक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है अधुनातन का विलोम शब्द। प्राचीन, भूतकालिक, पुरातन या फिर विगतकालीन। कौन सा ऑप्शन है, अधुनातन। अधुनातन, यहाँ पर देखिए नातन लगा हुआ है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, पुरातन। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है एकाधिकार का विलोम शब्द। सभी को पता होगा एक अधिकार यानी एक का अधिकार, और एक के अधिकार की मैं बात करूं तो एक का क्या हो जाएगा, अनेक हो जाता है। तो अनेक का अधिकार यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, अनेकाधिकार। यहाँ पर एक अधिकार की बात हुई है तो एक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, अनेक हो जाएगा। तो अनेक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 30 क्वेश्चन है नीरस का विलोम शब्द। नीरस का, नीरस का क्या होता है, नीरस का विलोम शब्द आपको याद रख लेना है, सरस हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है जिसकी गर्दन सुंदर हो। ये दोस्तों पिछली साल एसएससी जीडी में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी जीडी का, जिसकी गर्दन सुंदर हो। और बच्चे गलत कर देते हैं, याद रख लीजिएगा जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है, सुग्रीव कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। बागी गलत, विश्वासघाती गलत। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, देशद्रोही। देशद्रोही को क्या कहा जाता है, देश के साथ विश्वासघात करने वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 33 है जल या समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, बड़वाग्नि। क्या कहा जाएगा, बड़वाग्नि कहा जाता है जल या समुद्र में लगने वाली आग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि जंगल में लगने वाली आग तो याद रख लीजिएगा दावानल, दावानल। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, जठराग्नि कहा जाता है। तो ये तीनों चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समुद्र या जल में लगने वाली आग बड़वाग्नि, जंगल में लगने वाली आग दावानल, और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है यह खाली स्थान सदियों से चली आ रही है। यहाँ पर आपको बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा। देखिए समाटी नहीं, ऑप्शन आपका राइट हो जाता है बी, यह परिपाटी सदियों से चली आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है विश्व में डैश की ही प्रधानता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी दोस्तों, विश्व में कर्म की प्रधानता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है सूरत नज़र आने का क्या अर्थ है, और इसका भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी के लिए HW है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर से करिएगा। कितने क्वेश्चन आप राइट कर पाए हैं एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यदि SSC GD से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक में कोई भी परेशानी हो रही हो तो कमेंट जरूर से करिएगा, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो आप सभी को मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।